हेलो गाइज। और सब कैसे हैं? इससे पहले हमने फ्रिक्शन क्लच के बारे में मैंने अपना वीडियो बनाया, वो देख लेना आप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोन क्लच के बारे में। कोन क्लच के ऑपरेशन क्या है, कैसे ऑपरेशन ऑपरेट होता है, ठीक है, कैसे डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन भी देखेंगे। ओके, अब जो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोन क्लच ज़्यादा डीप में नहीं आता, बेसिक आता है। ठीक है, बेसिक ही पढ़ाएंगे और उसका ये इसका डेरिवेशन कराएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैं ये कोन क्लच दिखाई दे रहा है आपको। अब कोन क्लच में आपको है वही चीज़, इससे पहले वाला मेरे वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया। कोन क्लच मैंने क्या बताया था इससे पहले वाले उसमें कि जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है दो टाइप से करते हैं, एक तो पॉजिटिव कांटेक्ट और एक फ्रिक्शन क्लचेज के। और फ्रिक्शन क्लचेज में हमारे भी दो उसको भी दो भाग में डिवाइड करें। वो किस हिसाब से वो करते हैं कि इंगेजिंग फोर्स और जो हम डिसएंगेजिंग फोर्स लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, मतलब कि अलोंग द एक्सेज। एक तो हो गया अलोंग द एक्सेज, एक्सेज कौन सी, जो शाफ्ट की एक्सेज है, और परपेंडिकुलर मतलब रेडियल डायरेक्शन में किसके, शाफ्ट के। अब एक्सेल उनको मैंने दो डिवाइड में भाग किया, एक्सेल फ्रिक्शन क्लचेज और सेंट्रीफ्यूगल। अब एक्सेल फ्रिक्शन क्लचेज में उसमें भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। उसमें किस बेसिस पे होता है, शेप के बेसिस पे। किसका शेप, जो फ्रिक्शन सरफेस है, जो फ्रिक्शन सरफेस है जो इंगेज हो रहा है आपका ड्राइविंग शाफ्ट से, जो ड्रिवन शाफ्ट और ड्राइविंग शाफ्ट के बीच में इंगेजिंग हो रहा है, उसका जो इंगेजिंग सरफेस है उसका शेप, इंगेजिंग सरफेस। ठीक है, तो ये उसका शेप कैसा है। अब देखो इससे पहले वाले में मैंने फ्रिक्शन क्लचेज बताए थे, तो उसमें जो हमने डिस्क प्लेट की बात की थी, डिस्क प्लेट, तो मतलब कि जो फ्रिक्शनल सरफेस है, जो इंगेजिंग सरफेस है, वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्क है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क। अब डिस्क तो आपने देखा ही होगा, सीडी टाइप का होता है ना, देख, तो उस टाइप का डिस्क का फॉर्म का शेप है उसका फ्रिक्शन सरफेस का, और वो इंगेजिंग उसी शेप में हो रहा है। अब दूसरा जो शेप है वो आ गया कोन शेप में। अब कोन शेप में क्या है कि जो इंगेजिंग सरफेस है वो कोन शेप में है। देखो आपको जैसे दिख रहा है कि जो इंगेजिंग सरफेस है, कौन सा वाला शेप, ये जो 3 नंबर आपको दिख रहा है ना, ये फ्रिक्शन मटेरियल है। तो ये फ्रिक्शन मटेरियल किस शेप में है, कोन शेप में है। और जो अब ये हो गया आपका ड्रिवन शाफ्ट से जो कनेक्शन है, और ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है इनसाइड पोर्शन, ये भी कोन शेप में है। ठीक है, तो ये जो इंगेजिंग सरफेस है ये कोन शेप में है, तो इसलिए इसका नाम हो गया कोन क्लच। ओके, ऑपरेशन सेम है जैसे हम करते हैं फ्रिक्शन क्लचेज में, कि उसमें क्या करते हैं कि हमने आगे क्या कहते हैं, क्लच पेडल दबाया, क्लच पेडल दबाने, क्लच पेडल हमने फोर्स लगाया तो वो डिसंगेज होता है हमारा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हम क्लच पेडल पर फोर्स लगाते हैं तो पोजीशन होती है डिसंगेजिंग, तो हमने डिसंगेज करा है तो ये डिसंगेज होगा। सेम ऑपरेशन है कि क्लच पेडल पर फोर्स लगाएंगे और वो डिसंगेज होगा। अब इसमें देखो एक 6 नंबर, ये जो 6 नंबर है ये क्या है, ड्राइविंग शाफ्ट है आपकी, ड्राइविंग शाफ्ट जो कंटिन्यूसली रोटेट करती है। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर वाला है ये आपका क्या है, इसे हम कहते हैं फीमेल कोन। ठीक है, फीमेल कोन। और जो ये फ्रिक्शन मटेरियल है ब्लू वाला जो है, ये ब्लू वाला, ये है आपका मेल कोन। तो मेल कोन जो फीमेल कोन से कांटेक्ट में आता है। और सेकंड नंबर पे है ये आपकी शाफ्ट है। ठीक है, ये आप 3 नंबर वाला फ्रिक्शन मटेरियल हो गया, 4 आपका स्प्रिंग हो गया, जो मैंने आपको पहले बताया था। मेरा इससे पहले वाला वीडियो आप देखोगे ना, उसमें मैंने इतना डिटेल में समझाया है कि आप बस इसको देख के आप खुद ही समझ जाओगे, मैं समझता हूँ कि। ठीक है, तो 4 नंबर वाला जो है वो स्प्रिंग है आपका, स्प्रिंग जो इंगेज रखता है किसको, ड्राइविंग शाफ्ट को ड्रिवन शाफ्ट से। और 5 नंबर आपका क्लच कंट्रोल जो हम क्लच को इंगेज, जो हमारा लीवर होता है, जो हम पेडल, हमारा जो पेडल होता है वो है ये। ठीक है, तो अब देखो कोन क्लच की मैं बात बता, अब मैं इसका हमने क्यों यूज करते हैं, अब देखो इसका ऑपरेशन क्यों यूज करते हैं भाई।
ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि कौन क्लच चीज़ का हमें यूज करना पड़ा। किस शेप में होता है, ये जो डायग्राम दिख रहा है कप शेप में है, कप शेप में ही होता है, ठीक है। स्प्रिंग मैंने बता दिया, और यहाँ पर जो ये शिफ्टिंग ग्रूव है, यहाँ पर आपका लीवर कनेक्ट होता है, जो आप जैसी पेडल दबाते हो तो इंगेज और डिसंगेज करता है। ये सब बेसिक ऑपरेशन है। और इसमें जो अल्फा है, ये है आपका सेमी कोन एंगल। कोन एंगल होता है ना, जैसे कोन होता है हमारा, उसमें एक एंगल होता है, कोन का एंगल होता है नहीं, तो ये 2 अल्फा हो गया। पर हमें यहाँ पर क्या है, ये है सेमी कोन एंगल, इसको कहते हैं अल्फा, ठीक है। अब देखो कोन क्लचेस का क्यों यूज हुआ। पुराने टाइम पे यूज होता था, पुराने टाइम पे, अब तो इसका यूज बहुत कम खत्म हो गया। पहले यूज करते थे, अब नहीं हो रहा। अब बहुत गिनी चुनी जगह पर ही होता है यूज कोन क्लचेस का। अब ज़्यादातर इसकी जगह डिस्क प्लेट ने ले ली। क्यों ले ली वो सब बताऊंगा। क्या हुआ कि कोन क्लच में, तो अगर मैं सिंगल प्लेट से इसका कंपैरिजन करूं, सबसे पहली बात, फॉर हाई टॉर्क ट्रांसमिट, अगर आपको हाई टॉर्क ट्रांसमिट करना है, हाई पावर ट्रांसमिट करना है, ठीक है, और सिंगल प्लेट से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, और फॉर ए सेम डायमेंशन सिंगल प्लेट का और कोन प्लेट का अगर सेम डायमेंशन लो, तो जो हाई पावर ट्रांसमिशन होगा वो कोन क्लचेस में निकल के आता है, ठीक है। क्यों निकल के आता है, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है एक तो वो ज़्यादा है सिंगल प्लेट से, ठीक है। जो इंगेजिंग सरफेस है ना, इंगेजिंग सरफेस, जो ये इंगेजिंग सरफेस है, ये वाला जो इंगेज होता है, ये इसका जो सरफेस एरिया है वो डिस्क प्लेट से ज़्यादा है। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका सरफेस एरिया होगा उतना आपको फ्रिक्शन मटेरियल मिलेगा, और फ्रिक्शन मटेरियल मिलेगा तो उतना आपको हाई पावर, जैसे मैंने बात करी सिंगल प्लेट में कि जितना ज़्यादा साइज होता है उतना ज़्यादा आपका हाई पावर ट्रांसमिशन मिलेगा। तो इसमें सेम साइज पे अगर आप सेम डायमेंशन लो तो हाई सरफेस एरिया इसका ज़्यादा निकल के आता है, और हाई पावर ट्रांसमिशन इससे होता है। और दूसरा, इसमें जो ये आपका वेजिंग एक्शन समझ रहे हो, वेजिंग, ये इस टाइप का वेजिंग, इसे कहते हैं वेजिंग एक्शन। जो ये कोन शेप में है ना, आप समझ रहे हो कि जैसे कि ये कोन शेप में है, ठीक है। अब इसमें कोई ऐसा अगर मटेरियल ऐसा करके कोन शेप का ही, तो ये वेज एक्शन हो जाता है, ठीक है। मतलब कि इंक्रीजिंग एरिया डिक्रीजिंग एरिया, ऐसे करके इंक्रीज से डिक्रीज होता है एरिया, तो वो वेज एक्शन में हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपका जो पकड़ होती है वो मजबूत होती है, ठीक है। मतलब उसमें जो एक्सियल इंगेजिंग फोर्स आपको लगाना पड़ता है वो कम लगाना पड़ता है। कम इंगेजिंग फोर्स से, मतलब जो आप क्लच पेडल पे फोर्स लगाते हो ना, इसमें कम सिंगल प्लेट की कंपैरिजन में कम लगाना पड़ता है। क्योंकि थोड़ा सा अगर इंगेजिंग फोर्स लगाओगे तो एकदम से पकड़ता है, और एकदम से पकड़ हो जाती है, और एकदम से पकड़ होने पर एकदम से हाई पावर ट्रांसमिशन करता है, हाई पावर ट्रांसमिट करता है। तभी तो जो रेसिंग कार्स होती है ना, जितनी भी रेसिंग कार हैं और जो स्पीड बोट है, ये सब रेसिंग कार है ना, इनमें ये यूज हो जाता है। आजकल भी इन्हीं कोन क्लचेज को यूज़ किया जाता है। क्योंकि वहाँ क्या होता है कि अब यहाँ सिंगल डिस्क प्लेट लोगे ना, तो उतनी वहाँ तो भाई उनको रेसिंग कार रेस करनी है, और एकदम थोड़ा सा भी फोर्स लगाने पर उनको एकदम से हाई पावर ट्रांसमिट करना होता है, हाई टॉर्क ट्रांसमिट करना होता है। ये तो ज़रूरी है। तो मैंने कहा ना, जहाँ जिसका अच्छा यूज होता है वहाँ हम यूज करते हैं। कोन क्लचेज का हम यूज करते हैं रेसिंग कार्स में। क्या होता है, अब इसका हम इसमें क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि देखो अब डिस्क प्लेट में सिंगल प्लेट, अब मल्टी प्लेट भी आ गई, ठीक है, मल्टी प्लेट भी आ गई। तो कोन क्लचेज में क्या है, हम मल्टी प्लेट तो यूज नहीं कर पाते हैं, केवल एक ही प्लेट होती है कोन शेप में, ठीक है, तो मल्टी प्लेट यूज नहीं कर पाते हैं। तो अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर कहीं वियर हो गया, तो इसका फंक्शन वो नहीं रह पाएगा हाई पावर ट्रांसमिट करने का, ठीक है। अब मल्टी प्लेट में क्या है, किसी एक प्लेट में अगर तुम्हारा थोड़ा सा वियर हो गया, उसकी वजह से तुम हाई पावर ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हो, तो और प्लेट तो हैं साइड में,
उसकी वजह से होगा। अब इसमें थोड़ा सा वियर हो गया तो इसे बंद करना पड़ेगा। तो और ये इसकी कमी है एक, ठीक है, थोड़ा सा वियर हो गया। और क्या होता है कि जो इसमें सेमी कोन एंगल होता है ना, या आपको लिमिट होती है इसकी कितनी, 12.5 से 15 डिग्री सेमी कोन एंगल की, 12.5 डिग्री टू 15 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसका सेमी कोन एंगल अगर आप लेस देन 8 डिग्री कर दोगे ना, लेस देन 8 डिग्री, तो ये कंडीशन हो जाती है कि जो इसका, अब देखो ये आपने कर दिया लेस देन 8 डिग्री कर दिया आपने, लेस देन 8 डिग्री, तो यहाँ पर एक कंडीशन आती है क्या, कि इसका जो सेल्फ इंगेजमेंट है वो सेल्फ इंगेजमेंट होने लग जाता है। सेल्फ इंगेजमेंट मतलब कि ऑपरेटर, क्योंकि हमारे तो ये है कि हम जब चाहें ऑपरेटर जब चाहे तभी उसको इंगेज करना है और डिसएंगेज करना है। अब अगर क्लच खुद अपने आप सेल्फ इंगेज हो जाए तो मुसीबत आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेल्फ इंगेजमेंट हो जाता है, सेल्फ इंगेजमेंट, ठीक है। सेल्फ इंगेजमेंट कब होता है, उसकी लिमिट है कि अगर 8 डिग्री से कम हो गया तो सेल्फ इंगेजमेंट हो जाता है, लेस देन, क्योंकि जो यहाँ पर तो इसलिए जो अल्फ़ा है वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए फाई। फाई क्या है, फाई यहाँ पर है एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फाई को कहते हैं एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो अल्फा जो है वो ग्रेटर देन हमेशा फाई रहना चाहिए, तभी सेल्फ इंगेजमेंट नहीं होगा। और अगर एक तो बात ये हो गई, ठीक है, सेल्फ इंगेजमेंट हो जाता है। और अगर लेस देन 8 डिग्री या लेस देन 5 ये सब चीज़ें होती हैं तो जो इंगेजिंग और डिसंगेजिंग फोर्स लगाते हो ना, इंगेजिंग और डिसंगेजिंग फोर्स, वो आपको फिर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो वेजिंग एक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। अब देखो बहुत क्या कहते हैं, एक तो एंगल पे है तो जो वेज है पकड़ उसकी बहुत मजबूत हो जाएगी, वेजिंग ज़्यादा हो जाएगा तो पकड़ ज़्यादा ही मजबूत हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा ही फिर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसलिए एक लिमिट होती है कि इस 8 डिग्री से ऊपर हो या ग्रेटर देन 5 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 5, तो लिमिट है इसकी, ताकि ज़्यादा इंगेजिंग और डिसंगेजिंग फोर्स ना लगाना पड़े। क्योंकि हमें कोन क्लच का यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम कोन क्लच का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक तो हाई पावर ट्रांसमिशन मिल रहा है, और हमको वो हाई पावर ट्रांसमिशन कब मिल रहा है, जब हम इंगेजिंग और डिसंगेजिंग फोर्स बहुत कम लगा रहे हैं, मतलब कि थोड़ा ही सा लगाने पर हाई पावर ट्रांसमिट हो रहा है, इसलिए तो यूज़ कर रहे हैं, वरना तभी तो हम यूज़ कर रहे हैं, तभी तो रेसिंग कार में ये यूज हो रहा है। अब अगर आपको रेसिंग कार में ज़्यादा ही पैडल पे फोर्स लगाना पड़ रहा है तो भाई वो तो रेस हार जाएगा, है, जिसका यूज करे वो तो रेस हार जाएगा। तो इसलिए हमको सबसे पहली बात कि लेस देन 5 होना, ग्रेटर देन 5 क्या है हमारा, एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर ग्रेटर देन 5 होगा तब हमारा जो एक तो सेल्फ इंगेजमेंट नहीं होगा, सेल्फ इंगेजमेंट समझ गए, सेल्फ इंगेजमेंट मतलब कि बिना ऑपरेटर के चाहे इंगेज हो रहा है। इंगेज क्या हो रहा है, ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट खुद ही इंगेज हो जा रहे हैं, अब हमने कोई क्लच पेडल पे फोर्स ही नहीं लगाया इस वजह से। और दूसरा कि जो वेज एक्शन है, जो पकड़ हो जाती है किसके बीच में, दो कोन्स के बीच में, कौन सा, एक फीमेल कोन और एक मेल कोन। अब फीमेल कोन और मेल कोन के बीच में अगर कोई पकड़ हो गई, ज़्यादा ही पकड़ हो गई, ज़्यादा ही दोनों ने एक दूसरे को जकड़ लिया, तो बेचारे को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा डिसएंगेज करने के लिए, समझ लो, ज़्यादा पकड़ लगाना पड़ेगा डिसएंगेज करने के लिए, ज़्यादा पैडल पे ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा डिसएंगेज करने के लिए। फीमेल कोन और मेल कोन के बीच में अगर कोई ज़्यादा ही मजबूती हो गई तो बेचारे को ज़्यादा डिसएंगेज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये बात हो गई, तो इसीलिए इसकी लिमिट है लेस की ग्रेटर देन 5। अब इतनी लिमिट क्या कि ये 15 से ज़्यादा ना हो जाए भाई। अगर 15 डिग्री से ज़्यादा हो गया सेमी कोन एंगल तो उसका जो वेज एक्शन, जो वेजिंग है वो ख़त्म हो जाएगा,
अगर देखो मान लो ये हाँ अरे ये इतना 15 डिग्री है, ठीक है, इतना 15 डिग्री, अब 15 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो ये वेजिंग एक्शन ख़त्म हो जाएगा भाई। वेजिंग एक्शन जो है ना, वेजिंग एक्शन मतलब फीमेल कोन और मेल कोन के बीच में जो पकड़, वो अगर ज़्यादा एंगल हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो पकड़ इतनी ज़्यादा भी नहीं रखनी है और इतनी कम भी ना हो जाए कि उसका कोई असर ही ना हो, इसीलिए उसकी एक लिमिटेशन है कि 12.5 से 15 डिग्री होना चाहिए। मतलब कि अगर वेजिंग एक्शन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा पकड़ हो गई फीमेल कोन और मेल कोन के बीच में, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, एक तो सेल्फ इंगेजमेंट की प्रॉब्लम है और दूसरा डिसएंगेजिंग फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, समझ गए। और अगर ज़्यादा हो गया सेमी कोन एंगल तो उसमें वेजिंग एक्शन जो पकड़ के लिए वो हमारी कम हो जाएगी। उससे क्या घाटा होगा, उससे क्या हमको नुकसान है, उससे ये नुकसान है कि जिस काम के लिए हमने उसको वेज एक्शन बनाया है थोड़ा बहुत पकड़ करने के लिए, वही ख़त्म हो गया तो फिर ये हाई पावर ट्रांसमिशन कहाँ से मिलेगा भाई, समझ गए। तो इसलिए इसका लिमिटेशन है सेमी कोन एंगल का, ठीक है। और दूसरा इसमें स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि जो ड्राइविंग शाफ्ट है और जो ड्रिवन शाफ्ट है ना, ये कोएक्सियल होने चाहिए, समझ गए। कोएक्सियलिटी जरूरी होनी चाहिए। अब वो तो दिख ही रहा है भाई, सेमी कोन एंगल, अब एक फीमेल कोन है एक मेल कोन है, जब अगर उन दोनों की एक्सेज अगर बिल्कुल कोएक्सियल नहीं हुई और थोड़ी सी इधर ऊपर नीचे हो गई तो वो कहाँ मैच कर पाएंगे, उनको तो भाई एक दूसरे के अंदर घुसना है। फीमेल कोन मेल कोन को फीमेल कोन के अंदर घुसना है, अगर उसकी एक्सिस ऊपर नीचे हो गई तो भाई वो तो, समझ रहे हो। तो कोएक्सिलिटी तो जरूर होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि भाई मेल कोन को फीमेल कोन के अंदर जाना है तो भाई अगर थोड़ा सा इधर उधर उनकी एक्सिस में थोड़ा इधर उधर डिफरेंस आ गया तो कहाँ जा पाएगा, आप खुद सोच रहे हो, है नहीं। तो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। ये भी हो गया। टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कोन क्लच की ज़्यादा होती है फॉर ए सेम डायमेंशन इन कंपैरिजन टू सिंगल प्लेट। अब हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं कोन क्लचेज, आजकल ये ऑब्सोलीट हो गए हैं। ऑब्सोलीट मतलब कि अब कहीं दिखाई नहीं देते हैं, ज़्यादातर बहुत कम रेसिंग कार्स में, सब चीज़ों में। क्यों ऑब्सोलीट हो गए हैं, जो मैंने जैसा बताया, एक तो सिंगल है, मल्टी प्लेट में जैसे हम मल्टी प्लेट यूज़ करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा भी अगर वियर हो गया तो पूरा गाड़ी मतलब पूरा ख़राब, क्योंकि स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है कि दोनों को मैच करना चाहिए। अब कौन सरफेस में, जब सरफेस एरिया हमें तो है नहीं, इसलिए हम वो कोन क्लचेज का यूज नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि इतना तो समझ में आ गया होगा, है नहीं। ना समझ में आए तो कमेंट करना। तो कोन क्लचेज का बेसिक ऑप्शन पता चल गया कि हम क्यों यूज़ नहीं कर पाते। अब इसका हम जो डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन जैसे वो करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब इसका ये देखो पहले कि मैंने जो ऑपरेशन कैसे ऑपरेट करता है, ठीक है, कैसे ऑपरेट करता है। ये देखो, ये कोन क्लच है, समझे। ये वाला पोर्शन क्या है, मेल पोर्शन है, मेल जो ब्लू कलर वाला पोर्शन है इसको मेल कोन कहते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसको फीमेल कोन कहते हैं। अब इसमें आपको खुद देख के लग रहा होगा कि इसकी अगर इन दोनों की एक्सेज कोएक्सियल नहीं हुई और थोड़ा इधर उधर हो गई तो कहाँ फिट बैठेगा भाई, ये मेल कोन फीमेल कोन के अंदर कहाँ जा पाएगा, समझ गए। अभी देखो ये कैसे ऑपरेट करता है। सेम ऑपरेशन है कि ड्राइविंग शाफ्ट आपकी कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है और जैसे ही हम इंगेज्ड होता है तो ड्रिवन शाफ्ट भी रोटेट करने लग जाती है। अभी देखो ये यहाँ से, अब इसको हम डिसएंगेज करेंगे। देखो यहाँ से हम ये एक्सेल ये है, ये देखो दबाया, ये क्लच पेडल दबाया और
ये पीछे की तरफ आ गया और ये ड्राइविंग शाफ्ट आपकी जो फीमेल कोन है वो कंटिन्यूसली रोटेट करता है, ठीक है। और जैसे ही डिसंगेज हुआ, अब ये देखो इंगेज हो गया, अब जैसे इंगेज हुआ ये दोनों रोटेट करने लग गए। ऐसे यही ऑपरेशन होता है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले वो सब चीज़ें बता दी, अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम कर रहे हैं डिजाइनिंग किसका, कोन क्लच का। कोन क्लच में क्या, जैसे मैंने फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन वाला था ना, उसमें मैंने जो बताया था एक्सेल फ्रिक्शन क्लचेज में सेम क्या कहते हैं, वही है तरीका, वही है जैसे एक्सेल फ्रिक्शन क्लचेज का था, वैसे सेम कोन सेंट्रीफ्यूगल क्लच का ही वैसे ही सेम तरीका है। पर इसमें क्या है कि कोन शेप में है, वो डिस्क शेप में था। जो हमारा जो इंगेजिंग सरफेस था वो डिस्क प्लेस में किस इंगेजिंग सरफेस किस शेप में था, डिस्क प्लेट के शेप में। अब इसमें किस शेप में है, इसमें है कोन शेप में। जो इंगेज हो रहा है वो कोन शेप में हो रहा है, नहीं हो रहा। फीमेल कोन जब मेल कोन से इंगेज हो रहा है तो कौन सा सरफेस इंगेज हो रहा है, जो कोन शेप वाला सरफेस इंगेज हो रहा है, ठीक है। कौन सा वाला, यहाँ पर देखो ये वाला सरफेस इंगेज हो रहा है, ये वाला ठीक है, ये वाला इंगेज हो रहा है ना सरफेस। इसका मेल पार्ट किसके और फीमेल पार्ट दोनों कोन शेप में है और दोनों इंगेज हो रहे हैं। तो मतलब कि प्रेशर कहाँ पर लग रहा है, इस सरफेस पे लग रहा है। मतलब फ्रिक्शन फोर्स कहाँ जनरेट हो रहा है, इस सरफेस पे जनरेट हो रहा है। मतलब फ्रिक्शनल टॉर्क कहाँ जनरेट हो रहा है, इस सरफेस के थ्रू जनरेट हो रहा है। जो ड्राइविंग शाफ्ट का जो फीमेल कोन है वो फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है किस सरफेस के थ्रू, इस सरफेस के थ्रू। और ये किधर जा रहा है, ड्रिवन शाफ्ट में, जो हमारे ड्रिवन फीमेल कोन है उसको रोटेट कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट है। अब हमको क्या निकालना है कि हमने कितना इंगेजिंग फोर्स दिया। हमने एक्सियल इंगेजिंग फोर्स, एक्सियल डायरेक्शन में इंगेजिंग फोर्स, एक्सियल डायरेक्शन में इंगेजिंग फोर्स मतलब अलोंग द शाफ्ट एक्सिस। कितना हमने इंगेजिंग फोर्स दिया अलोंग द शाफ्ट एक्सिस, और कितना टॉर्क ट्रांसमिट हुआ, कहाँ से, ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट की तरफ। समझ गए, ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट की तरफ कितना टॉर्क ट्रांसमिट हुआ। अब वो निकालेंगे हम, दो चीज़ें निकालनी है। तो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, कितना टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कोन सरफेस की। अब देखो जो ये रिंग है, ये जो रिंग है ये है फ्रंट व्यू कोन सरफेस का। फ्रंट व्यू कैसे, अभी मैं दिखाता हूँ। हाँ, अगर आप इस जो ये फीमेल कोन है इसको फ्रंट से देखेंगे, तो और उसका प्रोजेक्शन लेंगे, आप सामने वाले फेस वॉल पे उसका प्रोजेक्शन लेंगे इस फेस कोन का, तो आपको एक सर्कल टाइप का ही दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। आपको कब पता चलेगा किसी भी कोन शेप है, कोई भी आप देख लो कोन शेप में, उसका आप प्रोजेक्शन उसको सामने से देखो, उसके फ्रंट से देखो, तो वो आपको सर्किल ही दिखाई देगा। समझ गए, वो कब दिखाई देगा कोन शेप में, जब उसको आप साइड से देखोगे, साइड व्यू उसका आप देखोगे, तब पता चलेगा कि अच्छा ये तो कोन सरफेस है। समझ गए। तो वैसे ही तो जो ये रिंग बना हुआ है, जो ये सर्किल बना हुआ है, ये फ्रंट से लिया गया है। तो हमने जैसे डिस्क क्लच में देखा था, तो हम एक एलिमेंटल डिस्क लेंगे, एलिमेंटल डिस्क, ठीक है। जैसे हमने एलिमेंटल डिस्क एक्सियल फ्रिक्शन क्लच में लिया था, वैसे ही इसमें लेंगे। तो इसमें ठीक है, तो वैसे ही लेंगे। तो सामने से देखने पर तो ये रिंग टाइप का ही लगेगा, पर है वो कोन शेप में, है वो कोन शेप में। तो कोन शेप में हम एलिमेंटल डिस्क लेंगे, तो जैसा हम यहाँ पर लिया है, ठीक है, कोन शेप में लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यही वाला डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ, देखो ये, ठीक है, ये कोन शेप में है। डायग्राम अच्छा नहीं बना है पर कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सिस है, मैं रुकना, ठीक है। ये है हमारा क्या है, आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर है कोन सरफेस का, और ये है कोन सरफेस का इनर डायमीटर, ठीक है। इसे डी आई लिख दे। तो इनर रेडियाई कितनी है, आर आई, आउटर रेडियाई क्या है
R0, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक एलिमेंटल डिस्क टाइप का ले लिया, देखो ये लिया नहीं लिया, ये मैंने ले लिया, ठीक है। साइड से देखने पे ये कौन शेप में है, तो सामने से ये रिंग टाइप का ही लगेगा, ठीक है। तो ये कौन शेप में हमने ले लिया। अब इस एलिमेंटल जो डिस्क है इस पे हम निकालेंगे कितना एक्सियल एंगेजिंग फोर्स लगा, जो हम क्लच पेडल दबाते हैं ना डिसएंगेज करने के लिए, कितना एंगेजिंग फोर्स, एक्सियल फोर्स अलोंग द शाफ्ट एक्सिस लगेगा, ठीक है, एक्सियल डायरेक्शन में लगेगा। तो पहले इस जो एलिमेंटल डिस्क है जो ये हमने लिया है थोड़ा, ठीक है, इस कोन्स का इसमें निकालेंगे कितना एलिमेंटल डिस्क है, और इसमें निकालेंगे हम कितना इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगा इसकी सरफेस पे, और फिर इसके फ्रिक्शनल फोर्स से हम कितना हम निकालेंगे कितना फ्रिक्शनल टॉर्क लगा, ठीक है, तभी तो पावर ट्रांसमिट होगी। तो अब हम यहाँ पर निकालते हैं। अब देखो मैं अगर बात तो मुझे केवल इसकी इस एलिमेंटल डिस्क की बात करनी है। तो अगर मैं इस केवल एलिमेंटल डिस्क, केवल इसी एलिमेंटल डिस्क का मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, और वो भी कौन से वाले का। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर ये देखो ये, और ये इसका एंगल कितना है, ये है एंगल अल्फा, ठीक है, दिख रहा है एंगल, ये है अल्फा। तो मैं केवल अभी ये ठीक है, और ये, और इसकी जो थिकनेस है ना, जो ये देखो यहाँ पर रिंग बना हुआ है, ये जो रिंग बना हुआ है इस कितनी थिकनेस का लिया है, dr थिकनेस। सामने से तो ये रिंग दिखाई दे रहा है, पर साइड से देखोगे तो dr थिकनेस कौन सी वाली थिकनेस है, ये वाली थिकनेस, देखो यहाँ देखो ये वाली थिकनेस dr है। कौन सी वाली थिकनेस dr है, ये वाली थिकनेस dr है, ठीक है। और कितनी रेडियस पे लिया है मैंने ये एलिमेंटल डिस्क, r रेडियस पे लिया है, r रेडियस पे, ठीक है, r रेडियस पे मैंने लिया है एलिमेंटल डिस्क। अब मैं केवल इसी पोर्शन का, क्योंकि मुझे इसी एलिमेंटल डिस्क पे इंगेजिंग फोर्स देखना है, इसी एलिमेंटल डिस्क पे कितना टॉर्क ट्रांसमिट हुआ है, फ्रिक्शनल टॉर्क वो लगा देखना है, ठीक है। फिर बाद में हम उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट, जैसे पहले वाले में क्या था, डिस्क क्लच में इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, इनर रेडियस से लेके आउटर रेडियस तक, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले इस एलिमेंटल डिस्क में एलिमेंटल इंगेजिंग फोर्स देखते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर मैं बनाता हूँ अगला, यहाँ देखो, हाँ ये और ये वाला पोर्शन मैंने कौन सा वाला पोर्शन बनाया है, जो कोन शेप वाला पोर्शन, जो dr, ये है dr, ठीक है। और ये मेरी एक्सिस है, ठीक है, ये मेरी एक्सिस है, कौन सी वाली एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, जो ये वाली एक्सिस है। और ये यहाँ पर कितना डिस्टेंस पे है, मैंने कितना डिस्टेंस पे लिया था, r डिस्टेंस पे, तो ये टोटल कितना हो गया, r प्लस dr, ठीक है, क्योंकि r डिस्टेंस पे मैंने लिया था। अब ठीक है, तो ये वाला कितना एरिया हो गया, और ये एंगल कितना है, ये अल्फा है, देखो ये एंगल अल्फा है, समझ गए, कौन सेमी कौन एंगल अल्फा है ना, है नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा है ना, ये वाला देखो, ये एंगल अल्फा है ना, तो ये इसी ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है, ये एंगल अल्फा है, तो ये कितना है फिर, साइन अल्फा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या हो जाएगा, dr डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कितना हो गया, dr डिवाइड बाई साइन अल्फा। तो अब मुझे ये वाला पोर्शन पता चल गया, तो ये वाला पोर्शन पता चल गया, ये वाला देखो, ये राइट साइड में देखना, ठीक है, राइट साइड में ये वाला हमको पोर्शन पता चल गया। अब तो मैं केवल यहाँ पर dr डिवाइड बाई साइन अल्फा, ठीक है। और तो मैं इस जो ये एलिमेंटल कोन डिस्क है ना, एलिमेंटल कोन डिस्क, इसका जो ये एलिमेंटल कोन डिस्क का सरफेस एरिया, ठीक है, इंगेजिंग जो इंगेज हो रहा है, और वो केवल एलिमेंटल कोन डिस्क का कह रहा हूं मैं, तो ये फीमेल कोन हो गई, ये मेल कोन हो गया, इसका
कांटेक्ट सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये हमको ये निकालने के लिए इसका जो सरफेस एरिया है, इंगेजिंग एरिया जो है वो निकालेंगे। अब तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या माना है, इंगेजिंग एरिया में लिख देता हूं, ठीक है। इंगेजिंग एरिया, एलिमेंटल इंगेजिंग एरिया, ठीक है। ये मैंने मान लिया डी ए, ठीक है। तो ये क्या होगा, सरकमफ्रेंस जो इंगेजिंग एरिया है उस एलिमेंटल कोन का 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। जैसे ये है 2 पाई आर रेडियस, सरकमफ्रेंस हो गया, और ये डिस्टेंस, समझ गए, क्योंकि हमको ये वाला तो एरिया निकालना है ना, 2 पाई आर और डी आर डिवाइडेड बाई साइन एल्फा, ठीक है। एरिया पता चल गया उस एलिमेंटल कोन डिस्क का, एंगेजिंग एरिया हमको पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है, नॉर्मल प्रेशर कितना लग रहा है। अब मैं मान लेता हूं P इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, एट रेडियस r, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट रेडियस r, ठीक है। प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट रेडियस r, मतलब कि जो ये रेडियस r पे है ना, अब देखो मान लिया मैंने इस रेडियस, राइट साइड में देखो, इस जो ये एलिमेंटल एरिया है, इस पे जो एलिमेंटल जो इंगेजिंग एरिया है उस पे P प्रेशर लग रहा है, ठीक है। मैंने ये मान लिया, तो इस पे नॉर्मल फोर्स क्या होगा, नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, नहीं लगेगा, देखो ये और ये मैंने वो बना लिया, ठीक है, उसका पोर्शन। तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, नहीं लगेगा, तो कितना लगेगा, प्रेशर और एरिया क्या है, डी ए, ठीक है। उस एलिमेंटल इंगेजिंग एरिया पे नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा, पी डेल्टा ए, क्योंकि ऐसे कांटेक्ट में है ना, तो नॉर्मल फोर्स लगेगा पी डेल्टा ए, ठीक है। अब ये कोन एंगल कितना है, सेमी कोन एंगल अल्फा है, ठीक है। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, कैसे चेक कर लो, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो ये अल्फा है, इस पे प्रेशर डेल्टा पी डेल्टा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में ये लगेगा P डेल्टा ए साइन अल्फा, समझ गए। और इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, P डेल्टा ए कॉस अल्फा, ठीक है। तो एक्सियल डायरेक्शन में कितना लग रहा है फोर्स, एक्सियल एंगेजिंग फोर्स P डेल्टा ए साइन अल्फा। अगर मैं बात करूं एलिमेंटल कोन डिस्क एक्सियल इंगेजिंग, एक्सियल डायरेक्शन में तो लग रहा है, एक्सियल इंगेजिंग फोर्स कितना लग रहा है, P डेल्टा ए साइन अल्फा, ठीक है। तो ये P डेल्टा ए साइन अल्फा एक्सियल डायरेक्शन में लग रहा है ना। हमने क्या निकाल लिया, अब हमने ये तो निकाल लिया कि एक्सियल इंगेजिंग फोर्स कितना है, वो है P डेल्टा ए साइन अल्फा। अब हमें निकालना है फ्रिक्शनल टॉर्क कितना ट्रांसमिट हो रहा है, जो हमारा
फीमेल कोन है वो कितना फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है हमारे मेल कोन को, ठीक है। तो मैं फ्रिक्शनल टॉर्क निकालूं तो फ्रिक्शनल टॉर्क कैसे निकलेगा, नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है उस इंगेजिंग एरिया पे। अगर मैं नॉर्मल फोर्स की बात करूं, अगर मैं नॉर्मल फोर्स की बात करूं कितना लग रहा है, पी डी ए, नॉर्मल फोर्स तो पी डी ए लग रहा है ना इस एंगेजिंग पे। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या है, पी डी ए, और डी ए क्या है 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई साइन एल्फा, यही तो है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स से हमारा फ्रिक्शनल टॉर्क जनरेट होगा। तो जो फ्रिक्शनल टॉर्क होगा, एलिमेंटल में फ्रिक्शनल टॉर्क की बात कर रहा हूँ, एलिमेंटल फ्रिक्शनल टॉर्क, ठीक है। तो एलिमेंटल फ्रिक्शनल टॉर्क ये कितना होगा, म्यू पी 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई साइन एल्फा इंटू आर, ये हो गया एलिमेंटल फ्रिक्शनल टॉर्क, ठीक है। इतना पता चल गया। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि एलिमेंटल फ्रिक्शनल टॉर्क ये हो गया, और एलिमेंटल इंगेजिंग फोर्स एक्सियल डायरेक्शन में तो लगेगा भाई, हम एक्सियल डायरेक्शन में तो इंगेजिंग फोर्स लगा रहे हैं। हमारा फोर्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये राइट डायरेक्शन एफ 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 क्या है, एफ जो है ये है टोटल एक्सियल इंगेजिंग फोर्स, जो हम क्लच दबाने पर लगाते हैं, टोटल एक्सियल इंगेजिंग फोर्स इन अलोंग द शाफ्ट एक्सेज, ये एफ। तो यहाँ पर जो क्या है पी डेल्टा ए साइन अल्फा, क्योंकि पी डेल्टा ए यहाँ पर देखो, क्योंकि ये मैं अगर बना रहा हूँ तो पी नॉर्मल फोर्स कितना है, पी डी ए, ये तो नॉर्मल फोर्स है, पर एक्सियल डायरेक्शन में कितना फोर्स है, एक्सियल डायरेक्शन में है पी डी ए साइन अल्फा, और यही फोर्स जो डिसंगेजिंग फोर्स है, इंगेजिंग फोर्स है। हम दोनों कह सकते हैं इंगेजिंग और डिसंगेजिंग। जब मैं इंगेजिंग कह रहा हूं इसका मतलब डिसंगेजिंग, इंगेजिंग डिसंगेजिंग बात एक ही है, ठीक है। ये मत समझना कि डिसंगेजिंग फोर्स अलग, इंगेजिंग इंगेजिंग डिसंगेजिंग, क्योंकि लिख रहा हूं तो मैं इंगेजिंग डिसंगेजिंग दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो पी डी ए साइन अल्फा, अब ये आ गया, हमने जनरल तो निकाल लिया। अब देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अब इसको सॉल्व करने के लिए दो थ्योरी आती हैं, जैसे हमारी एक्सेल डिस्क में थी, जैसे हमारी डिस्क प्लेट में थी, दो थ्योरी थी। तो दो थ्योरी कौन कौन सी, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। जैसा मैंने मेरा पहला वाला लेक्चर देखना, उसमें मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी हम क्यों यूज़ करते हैं, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी क्यों यूज़ करते हैं। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो फीमेल कोन है और जो मेल कोन है उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट है, उनके बीच में जो इंगेजिंग पोर्शन है वो यूनिफॉर्म प्रेशर लगा रहा है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर लगा रहा है, समझिए, कांस्टेंट प्रेशर लगा रहा है। तो मैं अगर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी लेके चलूँ फॉर ए न्यू क्लचेस, आपको पता है फॉर ए न्यू क्लच के लिए यूज किया था, क्योंकि मेरा पहला वाला वीडियो देखोगे उसमें पूरा डिटेल में है। न्यू क्लच, तो प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फ्रिक्शन लाइनिंग, तो प्रेशर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मेरा जो एलिमेंटल एक्सियल फोर्स था वो कितना था, वो था, अगर मैं एलिमेंटल एक्सियल फोर्स की बात करूं तो वो कितना था, P कितना था, P डेल्टा ए साइन अल्फा, P डी ए नहीं, हाँ P डी ए साइन अल्फा, यही था P डी ए साइन अल्फा। अब देखो यहाँ पर डी ए की वैल्यू रखो, डी ए की क्या है, एरिया, एरिया क्या था हमारा 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो ये साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो गया, तो एलिमेंटल कितना आया, P 2 पाई आर डी आर, ये आया।
तो टोटल एक्सियल फोर्स कितना लगेगा, जो है F कितना होगा, इनर रेडियस आर आई, आउटर रेडियस आर नॉट, पी 2 पाई आर, इंटीग्रेट करेंगे ना। अब देखो ये क्या थ्योरी है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो इसमें प्रेशर क्या है, यूनिफॉर्म इंगेज हो रहा है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो मतलब कि तो प्रेशर में अगर बाहर लूँ और 2 पाई ये भी कांस्टेंट हो गया, और इंटीग्रेट करूँ आर आई से आर नॉट आर डी आर, तो ये टोटल एक्सियल फोर्स कितना आएगा, 2 पाई पी आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो कितना आएगा ये, F इज इक्वल्स टू पी पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। समझ गए। तो ये हो गया टोटल इंगेजिंग फोर्स। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये इंगेजिंग फोर्स सेम है किसके सेम है, जैसा डिस्क क्लचेज में था। इसमें कोण का कोई फर्क नहीं है, सेमी कोण का कोई फर्क नहीं, ठीक है। मतलब कि जितना फोर्स उस पर लग रहा है, जितना फोर्स हम उसमें लगाएंगे उतना फोर्स इसमें भी लगेगा। पर इसमें डिफरेंस कहाँ आता। अब मैंने क्या बताया था शुरुआत में कि मैंने ये कहा था कि फोर्स तो लगेगा पर जल्दी से पकड़ लिया क्लच, मतलब कि ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट होगा। समझ गए। F इजिकल्स टू पी पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, जल्दी से टॉर्क ट्रांसमिट होगा। क्योंकि इसमें जो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी भी निकालूंगा ना तो आपको पता चलेगा। इंगेजिंग फोर्स क्योंकि वेज एक्शन है ना, वेज एक्शन तो कम देने पर ही हमारा ज़्यादा, मतलब उसमें क्या था कि आप सेम तो दोगे पर सेम फोर्स दोगे, दोनों में सेम फोर्स लगेगा। पी पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, दोनों में सेम फोर्स लगेगा, पर टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी उसमें ज़्यादा है। पर जो होता है ना एक्शन, जो होता है पकड़ कितनी जल्दी से, वो उसमें इसमें ज़्यादा है, ठीक है। अब हम टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी निकालते हैं। तो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी मैंने एलिमेंटल जो इंगेजिंग था उसके लिए कितना था, फ्रिक्शनल टॉर्क, ये एलिमेंटल फ्रिक्शनल टॉर्क की बात करूं तो मैं, अगर मैं एलिमेंटल फ्रिक्शनल टॉर्क की बात करूं ये क्या आएगा, म्यू पी कितना था, म्यू पी 2 पाई आर, म्यू पी 2 पाई आर स्क्वायर और डी आर डिवाइड बाई साइन अल्फा। तो टोटल क्या होगा, टोटल होगा इन्हें इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई म्यू पी आर स्क्वायर डी आर डिवाइड बाई साइन अल्फा, इंटीग्रेशन करेंगे आर आई से आर नॉट। अब देखो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर तो बाहर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 पाई म्यू पी और डिवाइड बाई साइन अल्फा, और इंटीग्रेशन किस किस का होगा, आर आई से आर नॉट आर स्क्वायर डी आर का। तो ये क्या होगा, 2 पाई म्यू पी साइन अल्फा आर क्यूब बाई 3। तो आर क्यूब क्या है, आर नॉट का क्यूब माइनस आर आई का क्यूब डिवाइड बाई 3। अब P की जगह मैं F के फॉर्म में लिखता हूँ, क्या है, क्या आएगा फिर, यह आएगा 2/3 म्यू F डिवाइड बाई साइन अल्फा आर नॉट का क्यूब माइनस आर आई का क्यूब डिवाइड बाई आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। अब देखो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी में साइन अल्फा का पोर्शन आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ देखना, क्या देखना, यहाँ से एक चीज़ देखना कि जो फ्रिक्शनल टॉर्क है वो साइन अल्फा के जो डिस्क प्लेट थी, सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट, इसमें ठीक है, उसमें क्या और उसका फ्रिक्शनल टॉर्क और इसमें जो कोन क्लच है इसमें फ्रिक्शनल टॉर्क में क्या है अंतर, साइन अल्फा का। तो इसका मतलब साइन अल्फा की वैल्यू
जितनी ज़्यादा होगी, जितनी कम होगी उतना फ्रिक्शनल टॉर्क इंक्रीज होगा। मतलब सेमी कोन एंगल अगर डिक्रीज करोगे तो फ्रिक्शनल टॉर्क इंक्रीज होगा। पर मैंने शुरुआत में क्या बताया था कि इस अल्फा की वैल्यू हमें ज़्यादा रखनी है किससे, फाई से। फाई क्या है हमारा, एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इससे ज़्यादा रखनी है। वरना क्या होगा, अगर इससे कम हो गया तो इससे कम हो गया तो सेल्फ इंगेजमेंट, क्या कहते हैं उसको, सेल्फ इंगेजमेंट। और अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 8 डिग्री हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने बताया था कि जो वेजिंग एक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, वेजिंग एक्शन मोर। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो हमारी पकड़ है फीमेल कोन और मेल कोन की वो ज़्यादा हो जाएगी। अब ज़्यादा हो जाएगी तो भाई उसको डिसंगेज करने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। डिसंगेजिंग फोर्स जो हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा भाई ज़्यादा वेजिंग एक्शन हो जाएगा, ज़्यादा पकड़ हो जाएगी, डिसंगेजिंग फोर्स हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। अब तो इसकी वैल्यू रखें कितनी, इसकी वैल्यू होती है 12.5 डिग्री से 15 डिग्री। तो अगर 20 डिग्री हो गया तो क्या हो गया, तो 20 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा, तो जो वेजिंग एक्शन है, तो जो वेजिंग एक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब ये भी नहीं होना है भाई, टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ज़्यादा रखनी है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होना पड़ेगा, वेजिंग एक्शन अच्छा खासा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई दोनों तरफ से मुसीबत है, तो उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू है इतनी, समझ गए। अब ये बात हो गई। अब जैसे पता है मैंने इससे पहले वाले उसमें मिस कर दिया था कि चलिए वो आगे बताता हूँ। अब आएगी बात यूनिफॉर्म वियर थ्योरी की। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में देखो, जैसे मैंने डिस्कस में बताया था ना वैसे, तो इसमें क्या है, इसमें यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में क्या है, पी आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, पी आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब तो मैक्सिमम प्रेशर, अब आपको पता है मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पर होगा, इनर रेडियस पे। तो पी मैक्सिमम एट इनर रेडियस आर आई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इंगेजिंग डिसंगेजिंग फोर्स, टोटल डिसिंग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि सेम है। टोटल डिसंगेजिंग फोर्स क्या हो जाएगा, कितना था इंगेजिंग फोर्स, P2 पाई आर डी आर, P2 पाई आर डी आर। तो आर आई से आर नॉट P2 पाई आर डी आर, यही है। तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में क्या होगा, P मैक्सिमम बाहर ले लिया, आर आई बाहर ले लिया, 2 पाई और इंटीग्रेशन डी आर। तो आर आई से आर नॉट। अब देखो ये दोनों एक साथ आएंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, अलग अलग कांस्टेंट नहीं है। तो पी मैक्सिमम आर आई का, आर आई इक्वल टू कांस्टेंट है 2 पाई, तो यहाँ से क्या आएगा 2 पाई पी मैक्सिमम आर आई आर नॉट माइनस आर आई, ठीक है। ये आ गया एलिमेंटल ना, ये आ गया टोटल इंगेजिंग या डिसंगेजिंग फोर्स इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। और मैंने इससे बताया था कि यूनिफॉर्म वियर थ्योरी ओल्ड क्लचेज के लिए यूज करते हैं। ओल्ड क्लचेज मतलब, ओल्ड क्लच की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ओल्ड क्लचेज का मतलब हो गया कि कोन क्लच जब नया नया लगा, जब नया नया ऑपरेशन में आया है। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी कब यूज करते हैं, जब काफ़ी टाइम से सर्विस में है कोन क्लच, तब हम यूज करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यूज करें अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर टाइम हमारा जो कोन क्लच ऑपरेशन में रहेगा वो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के ही ऑपरेशन में रहेगा। नया क्लच तो भाई थोड़े टाइम तक चलता है, फिर घिस जाता है, एक हफ्ता 2-3 दिन 3-4-5 दिन में घिस जाता है। तो भाई तो ज़्यादा फिर आने वाले टाइम पर तो वो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, यूनिफॉर्म वियर ही रहेगा उसका। तो भाई जो डिजाइनिंग का पर्पज होना चाहिए तो वो जिसमें सबसे ज़्यादा जो सब मतलब डिजाइन में क्या कौन सी कंडीशन में सबसे टाइम पे रह रहा है, वो किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं,
यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में, तो उसके हिसाब से डिजाइन होगा फिर। अब और दूसरा केस, क्योंकि यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में जो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी होती है वो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी कम होती है। पहले वाले लेक्चर में मैंने यही बताया था। तो ये हो गया। तो यहाँ से मैंने तो क्या निकाल लिया, टोटल इंगेज। और अब हम क्या निकालेंगे, फ्रिक्शनल टॉर्क इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो यहाँ से फ्रिक्शनल टॉर्क क्या आएगा, टोटल इंटीग्रेशन आर आई से आर नॉट 2 पाई म्यू पी आर स्क्वायर डी आर डिवाइड बाई साइन एल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा बाहर, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, म्यू भी कॉन्स्टेंट है, साइन एल्फा भी कॉन्स्टेंट है, और पी मैक्सिमम एट आर आई ये भी कॉन्स्टेंट है। तो क्या बचा, आर आई से आर नॉट, एक आर बचा तो वो बचा, ये ले लिया हमने। तो 2 पाई म्यू डिवाइडेड बाई साइन एल्फा पी मैक्सिमम और आर आई, तो क्या हुआ आर स्क्वायर बाई 2, मतलब कि आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब पी मैक्सिमम को मैं एफ के फॉर्म में लिख लूँ तो ये क्या होगा, 2 पाई म्यू आर आई डिवाइड बाई साइन एल्फा। एफ के फॉर्म में क्या आएगा फिर, ये आएगा एफ डिवाइड बाई 2 पाई आर आई आर नॉट माइनस आर आई, एफ डिवाइडेड बाई 2 पाई आर आई आर नॉट माइनस आर आई। ठीक है, ये 2 मैंने वहाँ लिख लिया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर नॉट प्लस आर आई और आर नॉट माइनस आर आई। आर नॉट माइनस आर आई से आई कट गया, 2 पाई आर आई से ये 2 पाई आर आई गया, तो क्या बचा 1/2 म्यू एफ डिवाइडेड बाई साइन एल्फा आर नॉट प्लस आर आई। ये क्या हो गया, टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क इन केस ऑफ कोन क्लच। इसमें भी साइन एल्फा आ गया, सेम है जैसा डिस्क क्लच का है, बस एक फ्रिक्शनल टॉर्क किसका क्या डिफरेंस है, साइन एल्फा का, कोन एंगल का, सेमी कोन एंगल का। उसकी वजह से हमारा जो फ्रिक्शन टॉर्क है वो ज़्यादा आता है, मतलब टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कोन क्लच में पूरे सेम डायमेंशन की अगर हम कंपैरिजन करें तो ज़्यादा होती है। ठीक है, इससे पहले वाला ये मेरा हो गया। इसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में पढ़ूंगा अगले लेक्चर में। डिस्क क्लच का मेरा पहला वाला लेक्चर देखना, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, वहाँ यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वहाँ पर जरूर होगा। न्यूमेरिकल्स गेट के मैंने प्रीवियस ईयर के सब करा रखे हैं, देख लेना। ठीक है, चलिए।